एक रात फिर मुझे वही दौरा पड़ा और मेरे हाथ पांव ईंच गए, दिमाग बोझल हो गया और सीने में जलन होने लगी और आंखें उबलने लगी। घर में सब सो रहे थे और मैं अपने बिस्तर पर मौत और ज़िसत की कश्मकश में पड़ा था और कोई मेरी मदद के लिए भी नहीं आया, क्योंकि मेरी चीख हलक में ही घुट कर रह गई थी। और इस आलम में भी छत पर हस्बे साबक कुछ शबिया सी दिखाई दी। कुछ साए गुड़मुड़ होते हुए नजर आए और मैंने खौफ और दहशत से आंखें बंद कर ली। उसके बाद जो कुछ मैंने देखा और उससे मेरे जिस्म पर लर्जा तारी हो गया। फ़ोन की घंटी ने ख्वाबों की यह जन्नत उजाड़ दी। सेक्रेटरी ने इतला दी थी कि आईजी पुलिस मेहता मुलाकात का मुंतज़िर है। विनेश ने बुरी तरह मुंह बनाया और वह फिर आ गया। उसने कहा, और मोहन तुम यहीं छुपे रहना। क्यों? और मैं उसके सामने आना चाहता हूँ। विनेश ठीक कह रहे हैं, शारदा ने हुक्म दिया। अगर मैं उससे ना मिला तो वह मेरी तलाश में दोबारा आएगा। फिर तुम यहीं रहो, विनेश ने घबराए हुए लहजे में कहा और शारदा को इशारा करके बाहर निकल गया। वो फिर क्यों आया है? और शारदा के चेहरे पर परेशानी छा गई थी। मुमकिन है कोई और बात हो और तुम इस कदर हवास वाख्ता क्यों हो गई हो? कमाल क्या है, हिम्मत रखो। मुझे ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। आखिर ये क्या मजाक है? ओफो, और मैंने उसके सीने पर सर रख दिया। मैं तुम्हें एक ताकतवर हौसलामंद लड़की देखना चाहता हूँ, मगर यहाँ ताकत और हौसले का इस्तेमाल फजूल है। मुझसे ज़्यादा हौसलामंद यहाँ कोई नहीं। मैं गरीबी की ज़िंदगी के दुख जानती हूँ और उनसे मुकाबला करने के लिए पूरी तरह कमर बस्ता हूँ। आओ मैं तुम्हें एक तमाशा दिखाता हूँ। और मैंने उसे उठाते हुए कहा, कहाँ? वो सहम कर बोली, क्या तुम बाहर जाना चाहते हो? हाँ आओ। उसने मेरा कुर्ता पकड़ लिया। ठहर जा मोहन। वो चीख नहीं सकती थी और उसकी घुटी हुई आवाज़ निकली। मैं दरवाजे तक पहुँच गया था और मैंने उसकी पेशानी चूम ली और वह समझी कि मैंने इरादा बदल दिया है और उसने मज़ाहमत तर्क कर दी। मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। वो गुमसुम खड़ी रह गई। मुलाकाती कमरे में आईजी और उसके साथ 3 पुलिस अफसर सोफ़ों पर बैठे हुए थे और मैंने अंदर वापस भागना चाहा तो हमाकत हो गई थी। अगर विनेश ने पहले ही ये कह दिया होगा कि मोहनदास यहाँ नहीं है तो क्या होगा, ये सोचकर मैं दंग रह गया। आईजी की नज़र मुझ पर पड़ गई और फिर मैंने आगे बढ़कर उससे प्रणाम करना मुनासिब समझा और अपनी आंखों की रोशनी तेज़ की। जिस्म के हर अज़ू का बटन इरादा खाने में होता है। ये खाना जितना चौड़ा और मजबूत होगा, आदमी उतना ही तवाना होगा। मेरी आमद पर वह बतौर ख़ास मतवजा हुए। जो गुफ्तगू विनेश से हो रही थी उसमें रखना पड़ गया। हाँ मोहनदास, आईजी ने उछल कर अंग्रेज़ी में कहा। राजकुमार, आपका ये मुलाज़म ज़बरदस्त आदमी है। क्या जनाब को फिर मेरी ज़रूरत पड़ गई? और मैंने दरमियान में दखल दिया। ये एक मुलाज़म की गुस्ताखी थी, मगर मैंने उसे रवा रखा। आईजी को ये मदाखलत नागवार गुजरी। मोहनदास, उसने गंभीर लहजे में कहा, हम भी तुम्हारी तरह मुलाजम हैं। हमारे तुम्हारे दरमियान मामूली फ़र्क है। तुम राजकुमार विनेश की निगहबानी करते हो और हम पूरी रियासत की, समझ रहे हो? बहुत बड़ा फ़र्क है। आप बादशाह लोग हैं जनाब, आप बहुत बड़े लोग हैं। आपके हाथ में कूड़ा रहता है, हंटर रहता है और आप बेताज बादशाह हैं। विनेश ने शायद महसूस किया कि मेरे लहजे में तलखी कुछ ज़्यादा है। वो बिगड़े हुए तेवर से बोला, हाँ मेहता जी, हमें शिकायत है कि आपके आदमियों ने मोहनदास को ख्वाह परेशान किया। मोहन एक वफादार और नेक आदमी है। जी राजकुमार जी, आईजी ने एहतराम से कहा। जनाबे वाला, जो कुछ हुआ ऊपर के इशारे पर हुआ। बड़े सख्त अहकाम थे, हम तो हुक्म के गुलाम हैं। बात कुछ बिगड़ जाती, मगर आईजी ने फ़ौरन दूर अंदेशी का सबूत दिया। राजेपुर में विनेश की हैसियत महाराजा के बाद सबसे मोहतरम थी। यही हैसियत जगदेव को हासिल होती। अभी आईजी ने अपने आने का मकसद वाज़ेह नहीं किया था। वो शायद अपनी खजालत या विनेश चंद्र का तकद्दर दूर करने के लिए आया था। और उस दुनिया में कामयाबी का एक नुक्ता यह भी है कि सब से बनाए रखो। विनेश भी इसी असूल पर अमल पैरा था। मेरा भी यही हाल था। हम भून से पुलिस हटा रहे हैं। आईजी ने मुआज़रत खवाहाना लहजे में कहा। हमने राजेपुर के बाद गुंडों को पकड़ लिया है। भून के 9 आदमी भी अभी हमारी रियासत में हैं। हमारी गुजारिश है कि राजकुमार, कि आप किसी भी वक्त, किसी भी लम्हे ज़रूरत पड़ने पर हमें तलब कर सकते हैं। शुक्रिया, विनेश ने कहा। भून के बाद सिर्फ एक दिन पुलिस रखने का क्या मकसद था, ये मैं नहीं समझ सका। राजेपुर में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुअज़्ज़ज़ीन के घरों के बाहर पुलिस का पहरा लगा हुआ हो। आईजी ने महज़ब लहजे में जवाब दिया, मगर राजकुमार देखिए ना, इतना फसाद भी तो कभी नहीं हुआ।
कभी इतनी गोलियां नहीं चली। दूर दूर तक मशहूर था कि ये एक पुरसकून रियासत है। हमें यह बात महसूस हुई, विनेश ने शाहाना अंदाज में कहा। हमें भी नदामत है राजकुमार, कौन है जो आपके ख़ानदान की शराफत, नेक नामी और सखावत का कायल नहीं। ये आपकी हिफाजत ही का एक इक़दाम था। महाराजा तो आपसे गहरी वाबस्ती रखते हैं, उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही फैसला किया होगा। मुझे कुछ कहने की इजाज़त है? आईजी के खामोश होते ही मैंने कहा, ज़रूर मोहनदास, अगर तुम कोई मशवरा देना चाहते हो तो हम उसे ज़रूर सुनेंगे। आईजी ने नरमी से कहा। मशवरा नहीं जनाब, एक तजवीज़ है, एक दरख्वास्त है। और मैंने शाइस्तगी से कहा, मैं अपने आका राजकुमार विनय चंद्र की ज़बान से बात कर रहा हूँ और मेरे मालिक को पुलिस के फ़राइज़ का पूरा एहसास है। हम आपसे हर किस्म का तावन करेंगे। आप यहाँ आएँ, तशरीफ़ लाएँ। राजकुमार एक गरीब परवर और अवामदोस्त शख्स हैं। मेरी मिसाल सामने है कि मैं उनके सामने जुर्रत कर रहा हूँ। मुझे यकीन है कि आपको किसी जागीर में ऐसा शख्स नहीं मिलेगा जो खुशामद नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी से नहीं डरता, सिर्फ भगवान से डरता हूँ। एक तो महाराजा का हुक्म है जो आपके लिए और हम सब के लिए मुकद्दम है, और एक अंग्रेज़ का हुक्म है, उसकी तामील भी ज़रूरी है। लेकिन एक आपको अपनी राय है। मैं आपसे कुछ नहीं कहता, सिर्फ इंसाफ की दरख्वास्त करता हूँ। इंसाफ ज़रूर कीजिए, ये ज़रूर कीजिए कि जुल्म हुआ किस पर है और जुल्म बना किसने डाली है। मैं समझता हूँ कि ये आपका सबसे बड़ा फ़र्ज़ है। आप कुछ नहीं कर सकते, मगर एक बात ज़रूर कर सकते हैं कि मुसन्नफ़ाना मशवरे हकाम तक पहुँचा सकते हैं। हम कोई रियायत नहीं चाह रहे। ये इंसाफ नहीं होगा तो यहाँ कभी अमन नहीं होगा। गोलियाँ तो चलती रहेंगी जनाब, गोलियाँ, जवाबी गोलियाँ। शारदा भी आके खामोशी से बैठ गई थी। विनेश मबहूत होकर मुझे देख रहा था। आईजी के साथ 3 पुलिस अफसर थे, वो भी मौसर और दिलगुज़ार गुफ्तगू पर हैरान थे। जैसे ही मैंने अपना बयान ख़त्म किया, वो चारों एक साथ बोले, ज़रूर ज़रूर मोहनदास, हम तुम्हें यकीन दिलाते हैं कि जो कुछ हमारे इल्म में आएगा हम हकाम बाला तक वही पहुँचाएँगे। हमारी हमदर्दियाँ इंसाफ और कानून के साथ हैं। मैं माजरत चाहता हूँ, आप हजरात क्या पीजिएगा, मुझे बातों में ख्याल ही नहीं रहा। खाना खाइएगा, अब वक्त ही कितना रह गया है, मैंने अदब से कहा। मेरे साथ विनेश ने भी इसरार किया, मगर वो गुफ्तगू से खासे देरबा हो गए थे, इसलिए उठ खड़े हुए। विनेश ने उन्हें पुरजोश मुसाफा करके रुखसत किया। ज़रूरी नहीं था कि मैं उन्हें उनकी गाड़ी तक छोड़ने जाता, लेकिन अज़वाह अखलाक मुनासिब समझा कि दूर तक छोड़ के आऊँ। राहदारी से बाहर आकर आईजी ने अफसर को कुछ इशारा किया और वो खिलाफ दस्तूर उससे आगे चलने लगे। मैं और वो पीछे रह गए तो मोहनदास, और उसने सरगोशी में कहा, साधु देवराज ने तुम्हारे बारे में कुछ कहा था, वो मुझे याद है। साधु महाराज की बात अटल होती है, और मैंने जानबूझकर जवाब नहीं दिया। और वो कहने लगा, तुम्हें कुछ भी याद है कि तुमने पुलिस से कुछ वादे किए थे? मैं आपसे पूरा तावन करूँगा, मैंने आहिस्तगी से कहा। कोई ख़ास बात हो तो तुम मेरी कोठी में आ सकते हो, वो धीरे से बोला, और मैं इन दिनों खासी उलझनों में हूँ। मुझे अंदाज़ा है, अपना मन साफ़ कीजिए। ये जुमला यूं ही मेरे मुंह से निकल गया और मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि आईजी उसका कुछ और मफ़हूम लेगा, और उसकी नज़र में हैरानी आ गई, जैसे मैंने कोई बहुत राज की बात कह दी हो। ये सूरत देखकर मैंने बात जारी रखी, और वो आंखें पैदा कीजिए जनाब, जो रंग पहचान सकती हों, जो धक्का खा जाइएगा, गिर जाइएगा। उसने सर हिलाना शुरू कर दिया। मेहमान के सामने खड़ी हुई पूरी गाड़ी का दरवाज़ा पहले ही अफसर साहबान ने उसके लिए खोल दिया था। कार में बैठकर उसकी नज़रें मुझ पर टिकी रहीं, और मैंने मुस्कुरा कर एक खास से सलाम किया, और उसने पलकों की खफीफ सी जुम्बश से जवाब दे दिया। ये एक नया जाविया था जिस पर मैंने कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी थी। तवज्जो दी थी तो इसके हैरत अंगेज़ नताइज और मेरी नज़रों से उजल रहे थे। आईजी की ये निगाह करम साधु के सबब से थी। राजेपुर के मशहूर साधु का ये हाल था कि जैसे उसे पूरी रियासत में सिर्फ मेरी फ़िक्र हो। पंडित अशोरी लाल तो खादमे ख़ास बनने के लिए तड़प रहा था। वो समझते थे कि कीचू एक पुरअसरार औरत या उसका साया मुझ पर मेहरबान है, इसलिए वो मेरी मलकियत में है या मैं उसके कब्ज़े में हूँ, और कीचू क्या भला है ये मुझे खुद मालूम नहीं था। जब कीचू से मुतअद्दिद बार पूछने पर उसने कोई जवाब नहीं दिया तो मैंने सोचना ही मौकूफ़ कर दिया। जो चीज़ अपने इख्तियार में ना हो उस पर तकिया करना नादानी है। इसीलिए मैं किसी मावराई ताकत पर तकिया किए बगैर अपना काम करता था। मैं कीचू को बुला नहीं सकता था। कई दिन गुजर जाते, कीचू नज़र नहीं आती थी। बूंद जदीद दुनिया के रंग रलियों के माजगा था, मगर जदीद फितना परदार लोग अजीबो गरीब तहम्मात में गिरफ्तार थे।
मंदिरों में बाकायदा पूजा होती थी। साधुओं पंडितों का बड़ा लिहाज किया जाता था। रोज़ घंटियाँ बजती, प्रसाद बांटा जाता, मिन्नतें मानी जाती, जायचे बनवाए जाते और आरती उतारी जाती थी। मैंने अपने आप को टटोला और मेरे नहा खाने में बहुत से वहम छुपे हुए थे। ये वहम भी अपनी ख्वाहिश और कोशिश के बावजूद दिल से कैसे निकाल सकता था। मुझे उनके तजर्बे हुए थे, बाकायदा तरबियत सी हुई थी और मैंने कीचू को देखा था और कीचू के करिश्मे देखे थे। मेरी ज़िंदगी बहुत से शोबे में बट गई थी। ये शोबा मैंने जाने क्यों नज़रअंदाज कर दिया था। शायद इसलिए कि मुझे खौफ लाहक था। घर लूट चुका था, सिकंदर पागल हो चुका था और उसके अलावा भी ज़िंदगी में कुछ नहीं देखना पड़ा था। मेरे अंदर इन तोहमात से फ़रार की एक शदीद ख्वाहिश मौजूद थी, लेकिन इस वक्त आईजी ने मुझे कुछ और तरह सोचने पर मजबूर कर दिया था। मैं कल रात साधु की तलाश में इसलिए गया था कि उससे अपना रबत ख़ास की तजदीद करूं। वो नहीं मिला और करछे वाला पंडित ऐश्वरी लाल से मिडभीड़ हो गई और मैंने तय किया कि मुझे उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा नज़र आना चाहिए और भून के लोगों में अपना एक और तासर भी कायम कर लेना चाहिए। ये तासर बाद जगह पिस्तौल की गोली से ज़्यादा काम कर सकता था। हालात भी क्या सितम डाते हैं। ये आंधी और तूफ़ान होते हैं, आदमी को कहां से कहां पहुंचा देते हैं और क्या क्या सोचने पर मजबूर कर देते हैं। मैं मेहमान खाने के दरवाजे पर ही खड़ा था। अंदर जाके मैं साधु महाराज को तलाश कर सकता था, मगर वहां तरन्नम मौजूद थी और तरन्नम के सामने जाने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। दो एक मुलाजमों ने मुझे पुलिस अफसरों के साथ देख लिया और वह सहमे हुए लोग मेरे करीब आ गए। पुलिस के तशद्दुद और भून के मखदूश हालात से सरासीमगी फैली हुई थी। उन खौफजदों ने मुझसे तरह तरह के सवालात करने शुरू कर दिए, जैसे मैं भून की इंसाइक्लोपीडिया हूँ। वो मेरे वर्क लूटते जाएंगे और उन्हें जवाब मिलते जाएंगे। मैं उनकी तसल्ली, हिम्मत और हौसला बांटता रहा। भून के बाहर से पुलिस हटा ली गई थी। खुसरवाना मजाज ऐसा ही होता है। अभी ये फैसला, अभी वो फैसला। शाहों का मजार सिर्फ सुना था, जब देखा तो आंखें फट गईं। महाराजा को अपने इक़्तिदार डोलता हुआ नज़र आया होगा तो उन्होंने पुलिस के कान मरोड़ दिए। वो ये भूल गए कि अमन व अमान, सुकून अंग्रेज़ को नापसंद है। पसंद जब आता है जब उसके मिजाज का होता है। महाराजा ने ये हुक्म जारी किया। कर्नल साहब ने दलील दी होगी कि ये राजकुमारों की तौहीन है और इससे उनमें बगावत के जरासीम नमू पाएंगे। महाराजा नामकबूल हो जाएंगे। महाराजा ने एक दिन में फ़ैसले वापस ले लिया। यही हुआ होगा। खैर, मुझे ये दूर की बातें नहीं सोचनी चाहिए। पुलिस हटने के बाद भून की फ़िज़ा दोबारा मुकद्दर होने का ख़तरा पैदा हो गया था। मैं ये सोच रहा था कि बाहर पुलिस पहरा देगी और चंद घंटे सोने का मौका मिल जाएगा। एक एतबार ये भी अच्छा भी हुआ, पुलिस बौखलाई हुई थी। ज़र खरीद गुंडे भी दहशत अदा होंगे। चौक में कांस्टेबल ना हो तो लोग खुद ब खुद गाड़ियाँ एहतियात से देखभाल कर चलाना शुरू कर देते हैं और उसमें जिसने इजरत की वो मारा जाएगा। मैं डाली के हाथ से लजीज पराठे खाने और उसके मुंह से चंद खट मीठे जुमले सुनने के लिए घर आ गया और एक दिन से ऊपर हो गया था। मुझे एहसास था कि डाली मेरा इंतज़ार कर रही होगी। वो सोच रही होगी कि मैं बतदरीज उससे दूर होता जा रहा हूँ। मैं बदल गया हूँ, मुझ पर चर्बी चढ़ गई है और मैंने जाते ही गुड्डे को गोद में उठा लिया और डाली को खाना पेश करने का हुक्म दिया। वो इतनी जली बैठी थी कि तवे के बगैर ही खुद उस पर रोटियां पकाई जा सकती थी और मैंने उस पर एक बाल्टी पानी डालने का फ़ैसला किया। मेरी खामोशी से वह सुलग रही थी। रोटियां पकाकर उसने फेंकने के अंदाज में मेरे सामने रख दी और मैंने जहर मार कर ली और उसका रंग और सुर्ख भरने के लिए पिस्तौल से गोलियां निकालकर पिस्तौल गुड्डे को खेलने के लिए दे दिया। और जब जिस्म की टंकी अंदर से पुर हो गई तो पहली फुर्सत में वहाँ से भाग गया और डाली का ये जलवा देखती रह गई। अभी रात के 9 ही बजे थे कि भून में आधी रात का गुमा होने लगा। मुलाजिम अपने अपने क्वार्टरों में दुब गए। कर्नल, रीता, कमल या महाराजा में से कोई उधर नहीं आया था। मुमकिन है कर्नल ने अपने तौर पर यह समझा हो कि उसके यहाँ मेरी हाज़िरी से विनिश ला इल्म होगा। वैसे भी आज 12 बजे तक मैं वहाँ बैठा था, इसलिए उसने आज ही आना नामुनासिब ना समझा और उससे मेरे सिलसिले में क्या खबर हुई होगी। सब ने ला इल्मी का इजहार किया होगा कि ऐसा कोई शख्स भून में बतौर मेहमान वार्द नहीं हुआ। ये एक तशवीशनाक बात थी, मगर बयातन उससे कर्नल के ज़हन की गुत्थियाँ उलझने की बजाय सुलझने का अमकान था। वो साफ तौर पर यह फ़ैसला कर सकता था कि ज़रूर मोहनदास ही प्रोफेसर ज़हादी का एक रूप है और विनिश ने उसे कोई राब्ता कायम करने के लिए एक शख्स को दरमियान में खड़ा किया है और ये कोई नामुनासिब बात नहीं।
सियासी मामलों में बहुत कुछ होता रहता है। अब रहा रीता का मामला। मुमकिन है कि उसने मुझे फ़ोन पर फ़ोन किया हो। राजकुमारी कमल जब मेरे लिए सरेआम गाड़ी रोक सकती है तो फ़ोन भी कर सकती है। फ़ोन पर यहाँ के अहलकारों ने क्या जवाब दिया होगा? यही कि प्रोफेसर जहदी नाम का कोई शख्स भून में नहीं आया है। वह कयास करती होगी कि उसकी नज़र ने धोखा खाया है। उधर रीता ने भून से जहदी के बारे में इनकार सुनकर बहुत कुछ सोचा होगा। मेरा जहन खाली नहीं था। ख्यालों वसवसों क्यासों से लबालब भरा हुआ था। उफ़्क़ पर टेढ़ी मेढ़ी लकीरें नजर आती थी, भूल भलियाँ। मैं थोड़ी देर बाद विनेश चंद्र के यहाँ मौजूद था। नर्सों ने उसकी मरहम पट्टी कर दी थी और विनेश ने हुक्म दे दिया था कि वह दूसरे कमरे में क़याम करे। जब ज़रूरत होगी उन्हें तलब कर लिया जाएगा। कमरे में जब हम दोनों तनहा हुए तो बातों का सैलाब उबड़ पड़ा और विनेश को डर था कि कहीं शारदा ना आ जाए और उसने मेरी वजह से खाना भी नहीं खाया था। हालांकि मैं डाली के गुदाद हाथों से चटपटा खाना खाकर पराठे और लहसुन की चटनी खाकर आया था। विनेश के ख्याल से मैंने दोबारा खाना शुरू कर दिया। मुझे मालूम था कि वह हमेशा की तरह एक सवाल ज़रूर करेगा कि अब क्या इरादे हैं और मेरा रुख किस जानब है। मैंने उसे बुरी खबरें सुनने के लिए पहले से आमादा करना शुरू कर दिया। खाने के बाद मैं उसे राग रंग के कमरे में ले आया और मैंने कुछ झिझकते हुए उसे दरख्वास्त की कि अंग्रेज़ी नाच सीखना चाहता हूँ। अंग्रेज़ी नाच? वो तज्जब से बोला, मगर क्यों? और फिर वो खुद ही मुस्कुराकर कहने लगा, अच्छा, इरादे कुछ ख़तरनाक मालूम होते हैं। हाँ, एहतियातन सीखने में कोई हर्ज नहीं। मैंने झीम कर कहा, ज़रूर, मगर किससे सीखोगे? इससे अच्छा कौन सिखाएगा? और उसके लबों पर शरारत खेलने लगी थी। आप ही कोई इंतज़ाम करवाइए और मैं यहाँ किससे सीख सकता हूँ। विनेश ने रिकॉर्ड तलाश करना शुरू कर दिए और उन्हें ग्राम पर चढ़ा दिया। कमरे में हल्की मौसीकी तैरने लगी। दरिया की सुबह खराम मौजें, शराब का पहला जाम, मोहब्बत के इब्तदाई दिन, रेशम का सरसराता लिबास, उस आस धीमी हल्की मौसीकी ने कमरे का मजाज बदल दिया। ऐसे महसूस हुआ जैसे कमरे में छोटे छोटे बादलों के टुकड़े उड़ रहे हों। मौसीकी में खुशबू होती है। मेरा दिल लर्जने लगा। मैं हुक्म लगाता हूँ कि जो शख्स रागों से बेबहरा है, जिसके दिल में मौसीकी से अरताश पैदा नहीं होता, जिसकी रूह झंझना नहीं जाती, जिसकी बोटियां थरकते नहीं लगती, वो कोई दीवार है, सतून है, कुर्सी है, मेज़ है, कंकर है, मट्टी है। विनेश ने मेरी कफिया देखी। आंखों में खुमार चढ़ा हुआ था। आओ, और उसने मुझे अपने पास बिठा लिया और मुझे उस मौसीकी में रक्स के आदाब की तालीम देने लगा। कुछ मैं जानता भी था और उसने मुझे स्टेप्स बताए और 1 2 3 4 पैर आगे बढ़ाना, दूसरे जाविये पर लाना, तीसरे जाविये पर रखना। वापस मुड़कर उसने उसका अमली मुजाहरा भी किया, जो मैं गौर से देखता रहा और फिर मैंने जो कुछ समझा था उसे बताया और ना जाने उसे क्या दौरा पड़ा और वह जोश में आगे बढ़ा और उसने मेरी कमर में हाथ डाल दिए। हंसते हंसते मेरा बुरा हाल हो गया। राजकुमार विनेश चंद्र मेरी कमर में हाथ डाले रक्स कर रहे थे और उसने मेरा एक हाथ कांधे पर रखा और मेरे पैरों को भी हंसी आने लगी। रखता कहीं था, पढ़ते कहीं थे। ये एक नाकाबिले बयान मंजर था। तुम तो शर्मा रहे हो। और वो जुबान दराज मुझसे बोला, बस रहने दीजिए। मैं रकत से बाज आया और मैं हाथ जोड़कर उससे दूर भागता हूँ। अरे फिर कैसे सीखोगे? चलो इधर आओ। और उसने मुझे बाजुओं से पकड़ लिया और अब के मेरा हाथ अपनी कमर में डाला, इस तरह। और उसने कदम आगे और पीछे करते हुए कहा। मैंने संजीदा होने की बहुत कोशिश की, मगर हंसी जब्त ना कर सका। विनेश ने तो मेरे सारे जिस्म में गुदगुदी सी कर दी थी। जब थकर बैठ गया तो कहीं मेरी हालत ज़ार काबू में आई और फिर मैंने उसका हाथ पकड़ कर उठाया और उसने दूसरा रिगार्ड लगा दिया। फिर वो मेरे शाने पर सर रखकर खो सा गया और मैं उसके इशारों और मौसीकी की तानों पर आगे पीछे कदम बढ़ाता रहा, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। हम हाल में एक दूसरे के बाजुओं पे बाजू डाले घूमते रहे। विनेश के हाथ पर अभी तक पट्टियाँ बंधी हुई थी, मगर एक ऐसी तरंग थी कि उसे किसी बात का होश नहीं था। हमारे सीने, हमारे दिल मिले हुए थे। रिकॉर्ड ख़त्म हुआ तो उसकी मस्ती टूटी और उसने उचक कर मेरे गालों का बोसा लिया और बेतहाशा हंसने लगा, जैसे उसने ये हंसी स्टोर कर रखी थी। और तुमने तो बहुत जल्द किस्सा ख़त्म कर दिया। ये दुनिया का आसान तरीन काम मालूम होता है और ये सबसे दिलकश काम। और उसने दूसरा रिकॉर्ड लगाया। रिकॉर्ड की मौसीकी तेज़ थी और उसमें मूसलाधार बारिश का समा था। रगों में खून उबलने लगता। और विनेश ने उस वक़्त मुझे 3 तरह के नाच सिखाए और मुझे पहली बार पता चला कि लोग नाच क्यों नाचते हैं। नाच तो एक नींद है, एक सैर है, एक खेल है, शरबत का एक गिलास है,
खुशी है, उमंग है, जोश है, हरकत है, शायरी है, नाच तो नखलस्तान है। रात के 12 बजे थे, एक दिन फना हो रहा था। अब मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ और मैंने एक जगह मुंजमद होते हुए कहा, कहाँ? और वह सरापा हैरत बन गया। अब कुछ काम भी किया जाए, रात ज़ाया तो नहीं करनी। मुझे बताओ कहाँ का इरादा है? कोई ख़ास इरादा तो नहीं, अलबत्ता ज़रूरी बहुत है। मैं सोच रहा था कि आज पूरी रात मैं तुम्हारे साथ बसर करूँगा। नींद नहीं आ रही, आज तुम जाना मुलतवी कर दो, कुछ सुने हुए दिन हो गए हैं। मुझे तरन्नुम याद आ गई और अभी वो दिल्ली वाली परी मौजूद है, तो उसी को बुला लेते हैं। ऐसा कीजिए, रात तो अपनी है, आप उसे बुलवाइए और मैं इतने में काम निपटा कर आता हूँ। आप गालबन शारदा के आने का इम्कान तो नहीं? शायद नहीं, मगर तुम्हारे बगैर वो उदासी से बोली। मेरी इतनी ज़रूरत ना पैदा कीजिए। तरन्नुम से रागनियाँ सुनिए या उसके साथ शतरंज खेलिए। इतनी देर में मैं वापस आता हूँ। पिस्तौल है तुम्हारे पास? ओह नहीं, आज रात उसके आराम की रात है। और मैंने जेब से पिस्तौल निकालकर उसे दिखाया और फिर राहदारी में आ गया। बड़ी रोशनियों की जगह सिर्फ छोटी बत्तियां टमटमा रही थी। थोड़ी सी जद्दोजहद के बाद मैं पारो के शबस्तान के दरवाजे पर मौजूद था। हल्की सी दस्तक पर दरवाज़ा खुल गया। मैं ठटक गया। दरवाजे के बिल्कुल सामने कुर्सी पर वो चीनी गुड़िया पारो बैठी हुई थी। मेरी आमद पर उसमें बरकी लहर दौड़ गई। उसने रिसाला एक तरफ फेंका और उसके हाथ में पिस्तौल दबा हुआ था, जिसका रुख मेरी तरफ था। मैंने गिरबान के ऊपर के बटन खोल दिए और उसकी निगाहों में गैर मामूली चमक थी। वो उठकर आगे बढ़ी और उसके पिस्तौल की नोक मेरे सीने से चंद इंच के फासले पर रह गई और फिर उसने अचानक पिस्तौल एक तरफ फेंक दिया और मेरे सीने पर गिर गई। इतनी देर क्यों कर दी? उसने बर्रा हुई आवाज़ में कहा। मौका ही नहीं मिला और मैंने उसे जकड़ते हुए कहा। मैं दरबान बनी बैठी थी और दरवाज़ा इसलिए खोल दिया था कि तुम्हें आने में दिक्कत ना हो। एक एक पल अजाब लग रहा था। कई घंटे हो गए और उसका अंग अंग फड़क रहा था। क्या करूं, मुलाजम आदमी हूं। वीनस चंद्र से सिर्फ 1 घंटे की छुट्टी लेकर आया हूं और 1 घंटे में तुमसे बहुत सी बातें करना चाहता हूं। मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगी, उसने चटखनी चढ़ाते हुए कहा। वीनस को आराम की ज़रूरत है और रात को तमाम मुलाजम अपने आशियानों को लौट जाते हैं। मैं सरकार का मुलाजम हूँ, 25 घंटे का। और मैंने वैश्याना अंदाज में उसके बाल खींचते हुए कहा, फुर्सत के दिन भी जल्द आएंगे। फुर्सत के दिन तो मरने के बाद नसीब होंगे। वो मेरे इंतज़ार में बहुत थक गई थी, बहुत शिकस्ता बातें कर रही थी। अर्थ में यह क्या हो रहा है? आओ मुझ में जम हो जाओ। और मैंने उसके गूंचा जहन को कमर से पकड़ कर उठाया और उसका वज़न फूलों का वज़न था और मैं वो टोकरी उठाए ख्वाबगाह में आ गया और उसे बिस्तर पर लौट दिया। फूल बिस्तर पर बिखर गए और मैंने उन्हें बेतहाशा सूंघना शुरू कर दिया। उसके मरमरी हाथ, उसकी हरन आंखें और मैंने उसके बदन की चुस्तियाँ चबानी शुरू कर दी और ऐसा सरूर आया कि कुछ होश नहीं रहा। पारो ने अभी तक रात का लिबास तब्दील नहीं किया था। साड़ी का रिवाज शायद इसलिए हुआ था। कमरे में नीली सुर्ख रोशनियों का अकस उसकी साड़ी के सिनेमा सितारों पर पड़ रहा था। मैं चुप पड़ा रहा। इस तरह के मेरा सर उसके सीने पर दरा था और उसकी सांसों की तमूज में समुंदर का हैजान था। बहुत थक गए हो? काफ़ी देर हो गई। और उसने मेरे बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा। बहुत। अब मेरी आवाज़ कांप रही थी। मर जाओगे। मैंने जवाब नहीं दिया और उसके सीने से 70 बार हवाएं उठ रही थी। मेरे जिस्म की सर्दियां उसके बदन की आतिशदान से दहकने लगी। क्या सोच रहे हो? मुझे खामोश देखकर उसने पूछा। कुछ नहीं, सोच रहा हूँ कि काश मुझे कोई ऐसी ताकत हासिल होती, कोई ऐसी पुरअसरार ताकत कि मैं एक रात में ज़ल्ज़ला पैदा कर देता। और तुमने एक दिन के बादशाह का वाक़या सुना होगा और मैं सिर्फ 1 घंटे की बादशाहत चाहता हूँ। वो तड़प कर उठ गई और मेरे घुटनों पर ठोड़ी रखकर हंसने लगी। वो हंसती कम थी क्योंकि उसका सारा बदन मुस्कुराता था। तुम अपनी ज़ात के बादशाह हो, ताकतवर, बहुत पुरअसरार। पारो। और मैंने उठकर उसे समेट लिया। मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है और मेरी समझ में नहीं आता कि तुम किस तरह मेरी ज़रूरतें पूरी कर सकती हो। ये तुम खड़े क्यों हो गए हो? और वह तराब से बोली, ये क्या वहशत है। तुमसे बाद औक़ात बहुत वहशत बरतने को जी चाहता है। जी करता है कि तुम्हें गीले कपड़े की तरह निचोड़ दूँ। और मैंने वीनस के सुखाए हुए सबक के मुताबिक उसके साथ नाचना शुरू कर दिया। अरे, वो मबहूत होकर बोली, एक लम्हे को ठहरो। और वह झट रेडियोग्राम की तरफ बढ़ी और फिर उसने सुई रिकॉर्ड के जिस्म में चुबो दी। और मुझे हमेशा उस रिकॉर्ड पर तरस आता है जिसे सुई जख्मी करती रहती है, लेकिन खुद को तकलीफ़ पहुंचाकर वो कैसी राहत का सामान मुहैया करता है।
उसने फिजा में शहद घोल दिया। पारो बेताबाना मेरे साथ थरकने लगी। ओह, और वह जशीले आवाज़ में बोली, ये जो तुम्हारा खुद को बतदरीज शिनाख्त कराने का मामला है ये बहुत कर्बनाक है, और तुम में एक खूबी मर्दम आज़ारी की भी है। हम दोनों फर्श पर तैरने लगे थे। मर्दम आज़ार, मैं तो आदमखोर हूँ, मुझे खा जाओ। और वह बहके हुए लहजे में बोली, तुम्हें मैंने बुरे वक्तों के लिए महफूज कर लिया है। मोहन, वो आहिस्ता से बोली, बुरा वक्त कब आएगा? मुझे हैरत है कि तुमने मुझ पर इस कदर एतबार क्यों कर लिया है। ये तुम्ही ने सिखाया है, पता नहीं क्या बात है। हालांकि कभी तुम बहुत बुरे लगते हो, कभी बहुत अच्छे। और उसकी आवाज़ चूर चूर थी। इस वक्त मैं कैसा लग रहा हूँ? बदतरीन। वो सुर्ख हो गई और मैंने उसे झंझोर डाला। वो सिसकने लगी। सुनो पारो, अगर तुम्हें पता चले कि मुझे शंकतला या किसी और ने पसंद कर लिया है और हुक्म दिया है कि मैं उसके साथ शब बसर करूं, तो तुम इतने शानदार और चैलेंजिंग हो कि तुम्हें कोई भी तलब कर सकता है। और क्या भी होगा, मगर मुझे कोई दुख नहीं, क्योंकि मैं यहाँ के रस्म और रिवाज से वाकिफ़ हूँ। मुझे दुख तो उस वक्त होगा जब तुम मेरी तवक्कात के बरअक्स निकलोगे, और मुझे यकीन है कि ऐसा नहीं होगा। इसलिए मैं तुम्हें जल्द अज जल्द यहाँ से ले जाना चाहती हूँ। तुमने मेरे सीने में झांक कर नहीं देखा, तुम कुछ भी नहीं जानती। मौसीकी दम तोड़ गई थी, हम बिस्तर पर गिर गए। तुम कुछ बताना भी नहीं चाहते। मैंने उसके नाज़ुक को लब एहतियात से छुए कि कहीं वो रेदा रेदा ना हो जाएं। कहा, और मैं तुम्हें सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ कि मुझसे खुद को इस कदर वाबस्ता ना करो कि एक दिन टूट जाओ। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारी इच्छाई मेरी वाबस्तगी से मशरूत हो। अच्छाई खुद एक सुकून है कि अब तुम पहले से ज़्यादा मुतमिन नहीं हो। मगर तुम ऐसी बातें क्यों करते हो? और उसका लहजा रकीक हो गया। हुस्न एक नापायदार चीज़ है, और मैं तुमसे अपने हुस्न के बल बोते पर कोई फ़ैसला कराना नहीं चाहती। मुझे एहसास है कि मेरी दूसरी खूबियाँ तुम्हें मेरे लिए महफूज कर सकती हैं। मुझे जवाब देने में मुश्किल पेश आने लगी, और उसने इसरार भी नहीं किया, क्योंकि वो एक काबू याफ्ता लड़की थी और मेरी आगोश में गुमसुम रही। क्या वक्त हो गया? अभी तो तुम आए हो। और उसने घड़ी पर हाथ रखकर कहा, मुझे जाना है। तो सिर्फ इतनी देर के लिए आए ही क्यों थे? ना आए होती। और वह तंग आकर बोली, हाँ, तुमसे एक बात कहनी थी। किसी खबर की तलाश होगी, मगर मेरे पास कोई खबर नहीं। अच्छा ये बताओ कि सुबह कहाँ गए थे और मेरा तोहफ़ा कहाँ है? सुबह मैं काम ही से गया था और तोहफ़ा लाने का मौका नहीं मिला। और मैंने सुलहकुन अंदाज में जवाब दिया, हाँ, एक बात भूल जाऊँगा कि मैं तुमसे गाड़ी चलाना सीखना चाहता हूँ। क्यों नहीं, और मैं तुम्हें हवाई जहाज़ चलाना भी सिखा दूँगी। मजाक नहीं, कल से किसी सुनसान इलाके में चलेंगे, फिर तो तुम्हारे पर लग जाएंगे। ना जाने राजेपुर का क्या हशर होगा। पिस्तौल तुम्हारी जेब में रहता है, फिर स्टीयरिंग भी तुम्हारे कब्जे में होगा। तेवर तुम्हारे पहले ही गजबनाक हैं। कहाँ तुम तो शोर मचाती हो। तुमने वादा किया था कि मुझे इधर उधर की खबरों से मतला करता रहोगी। अब मैं जाती कहाँ हूँ, इसी गोशे में पड़ी रहती हूँ। सेहत खराब हो जाएगी, ये पौधा मुरझा जाएगा। और मैंने उसके रुखसार पर चुटकी बरकते हुए कहा, मैं तुमसे पूछना चाहता था कि कमर प्रदीप, परशोत्तम और बीना रानी के बीक वक़्त कत्ल और पुलिस के मुहासरे वगैरह इन तेज़ी से रूनमा होने वाले वाक़यात पर तुम्हारी क्या राय है, और दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं? मैंने बहुत सरसरी अंदाज में इन वाक़यात का जिक्र किया था और नामुनासिब वक़्त में नहीं किया था। उसने मेरा ईमान मेरी एम्मा पर अपना कलम तब्दील कर दिया था, और मैं नहीं चाहता था कि आते ही उस पर यह तासर दूँ कि मेरी आमद अपनी अगरात के सबब से है। ये एक हसीन लड़की की तौहीन भी है। मेरे सवाल पर वह सोचने लगी, और मुझे एक बार फिर उसकी जहानत का मोतरफ होना पड़ा। उसने बड़ी मतवाज़न और मदबराना बातें कहीं, और उसकी राय मुझसे या विनश से मुख्तलिफ नहीं थी। उसका ख्याल था कि अंग्रेज़ों के लिए कत्लो खून रेजी बड़ी मसरत अंगेज़ खबरें हैं। तो तुम्हारा क्या मशवरा है? मैंने पूछा। मेरा मशवरा? वो हंसने लगी। मैं सुनना चाहता हूँ, मैंने बेताबी से कहा। मोहन, बेहतर है कि पहली फुर्सत में राजेपुर छोड़कर कहीं भाग चलिए, वो तीखे लहजे में बोली। ये तो बुज़दिली की बात हुई। बसूरत देगर, उसने संजीदगी से कहा, दौलत की तमन्ना है तो अंग्रेज़ों से राब्ता बढ़ाइए, और अगर वीनस चंद्र को कुर्सी पर बिठाकर ओहदा एजाज़ हासिल करना है तो जगदीप के ख़ानदान को नकारा कर दीजिए। ये तो तुम उचटती हुई बातें कर रही हो, इनमें अजनबियत की बू है, जबकि मैं तुमसे कुछ और पूछना चाहता हूँ। तुम मुझसे अपनी पसंदीदा बातें सुनना चाहते हो तो सुनो। अगर तुम ये समझते हो कि तुमने जगदीप और उसके हमायतों की सरकशी ख़त्म कर दी है तो ये एक आर्जी बात है, और वह इतनी जल्द शिकस्त कबूल नहीं करेंगे। उनके साथ मेजर रॉबर्ट है और उसके साथी हैं जिन्हें नत नई हसीन व जमील हिंदुस्तानी औरतों का शौक़ है।
महेश चंद्र ने उसकी कमज़ोरी पकड़ ली थी। मेजर रॉबर्ट अंग्रेज़ों में अपने फितना अंगेज़ कार्रवाइयों की वजह से बहुत मकबूल है और उसकी बात तस्लीम की जाती है क्योंकि वह हिंदुस्तानी में घुला मिला रहता है। वह हिंदुस्तानियों की रग रग से वाकिफ़ है। महेश चंद्र के बाद रॉबर्ट को जगदीप ने हिंदुस्तानों की राग सुनाए, हिंदुस्तान के बदन दिखाए और उसकी बहनों ने भी उसके रिश्ता इस्तकबार किया और उसके भून की भी कई औरतें मेजर रॉबर्ट से खासी तल्लुकात रखती हैं और उसे एक जिंदा दिल शख्स के हैसियत से कबूल किया जाता है। और कर्नल हार्डिंग पारो के इंकशाफात मेरे लिए सनसीखेज थे। कर्नल हार्डिंग राजेपुर में अंग्रेज़ की मफादात का सरबराह है, मगर वो भी नया है। मेजर रॉबर्ट और दूसरे अंग्रेज़ अरसे से इस इलाके में रह रहे हैं। कर्नल हार्डिंग और मेजर रॉबर्ट और दोनों अंग्रेज़ों के मफादात मुश्तरक हैं। असल लोग तो उसके मातहत हैं जो उसे यहाँ होने वाली सरगर्मियों से बाखबर रखते हैं, उसके मशीर हैं और मेजर रॉबर्ट उसे वही मशवरा देगा जो उसकी पसंद, मजाज और अक्ल के मुताबिक होंगे। तुमने कभी ये नहीं सोचा कि अंग्रेज़ों को इतलात कैसे पहुँचती हैं? उन्हें एक एक बात की खबर रहती है, वो जिसे नापसंद करते हैं और उसे अपने रास्ते से हटा देते हैं और उनका काम बहुत मुनज़्ज़म और साइंसी है। तो तुम्हारी इतला के मुताबिक मेजर रॉबर्ट इन दिनों जगदेव का गर्विदा है और मैंने अपना तजस्सुस छुपाने की नाकाम कोशिश की। वो किसी का गर्विदा नहीं, वो हिंदुस्तानियों को नचाना जानते हैं और अपने मोहरे इतिहास से चलते हैं। वो हमेशा अपनी गैर जानबदारी ज़ाहिर करते हैं और इस एतबार से वो गैर जानबदार हैं भी कि उन्हें ज़ाती तौर पर किसी हिंदुस्तान से दिलचस्पी नहीं। दिलचस्पी उसी शख्स से है जो उनका तसल्लुत बढ़ाने और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें पहुँचाने का दावेदार हो। और तुम उनसे कैसे रब्ता कायम करती थी? मैंने एक मुश्किल सवाल किया। अब इसे छोड़ो। और वह एक तवील सांस लेकर बोली, मैं तमाम बातें भूलने की कोशिश कर रही हूँ और मुझे किसी बात से दिलचस्पी नहीं, मगर तुम्हें मुझसे तो दिलचस्पी है। तुम ये बातें पूछ कर क्या करोगे? गैर ज़रूरी बातें हैं और वह सबसे ज़्यादा मुझी से करीब थे, मगर यह कहानी पुरानी हो गई। मगर अभी दिन ही कितने हुए हैं, क्या उन्हें यकीन हो गया है कि अब तुम उनसे मुखलस नहीं? और मैंने उसे टटोलने की कोशिश की। नहीं, मैं ये हमाकत नहीं कर सकती। जब मैं उनके लिए सूदमंद साबित नहीं होंगी तो रास्ता रास्ता वह खुद मायूस हो जाएंगे। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें उनसे राब्ता बरकरार रखना चाहिए, मगर मेरे पास उन्हें सुनाने के लिए रखा क्या है? बहुत कुछ रखा है। और मैंने तेज़ी से कहा, और मेरी खातर विनय चंद्र अपने भाइयों और जगदीप से मुख्तलिफ है। महेश चंद्र और जगदेव होता या अपने बाप प्रकाश चंद्र की तरह होता तो बात दूसरी होती। यहाँ तो औरतें, शराब, जुल्म और बहुत सी चीज़ें रवा हैं। जगदेव में महेश चंद्र जैसी खूबियाँ हैं। वो हर सिमत नज़र रखता है और उसे मालूम है कि वीनस चंद्र के बाद प्रकाश बून का बाग बहुत दिनों तक के लिए सोना हो जाएगा। मैंने तरन्नुम का ख्याल छोड़ दिया और देर तक पारो का कलाम सुनता रहा। मैंने उसके राग छेड़ दिए थे और मैं उससे बहस करना नहीं, कुछ सुनने आया था। अंग्रेज़ अपने मुखबरों के मामले में तो बड़ी राजदारी बरतते होंगे। मुझे एहसास था कि मैंने एक तिफलाना सवाल किया है। वो मुस्कुराने लगी, और तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो मुझसे कुछ सीखने, कुछ जानने के लिए आया हूँ। तुम बहुत ताकतवर आदमी हो, बहुत जुरातमंद शख्स हो, घोड़ा लोट देते हो, बहुत ज़हीन हो और अपने मुखालफों को ख़त्म करना जानते हो। तुम्हारी शख्सियत में जादू है, तुम मिनटों में मुतासर कर लेते हो। विनिश पर तुमने जादू किया है, मुझ पर किया है और ना जाने किस किस पर किया होगा। औरतें तुम्हारा जिक्र करती हैं और तुम में पेशकश है, तुम्हें रूप बदलने आते हैं और अपने आप को छुपा कर काम निकालना आता है। तुम बड़े झूठे हो, बहुत वैशी हो और बहुत अच्छे हो, मगर मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि इन सियासी मामलात में तुम्हारी दिलचस्पी का सबब क्या है? दौलत? तो मैं तुम्हें इतनी दौलत फराहम कर सकती हूँ कि तुम्हें ज़िंदगी में कोई शिकायत नहीं रहेगी। मेरे तमाम जेवरात और जो कुछ भी मेरे पास है वो सब तुम्हारा है। मुझे डर है कि तुम जैसा एक बहुत अच्छा आदमी कहीं निशाने पर ना आ जाए। बताओ तुम्हें ज़िंदगी में क्या चाहिए? और वो जज्बात में तरबितर थी। तुम नहीं समझोगी या मैं तुम्हें समझा नहीं सकता। मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं है या मुझे खुद मालूम नहीं। मैं सिर्फ ये कहना चाहती थी कि तुम बहुत तन्हा हो और तुम्हारे इर्द गिर्द देव खड़े हैं, जंगली लोग खड़े हैं जिन्होंने रहम करना नहीं सीखा, और तुम उनसे लड़ते लड़ते थक जाओगे। तुम्हारी ताकत और जहानत खाक में मिल जाएगी। यहाँ सब झूठ है। और मेरे बाजू पर सर रखे मेरे पहलू में दरार थी और रात गुजर रही थी। मैंने उसकी कलाई पकड़कर घड़ी की तरफ देखा। वो 2 से ऊपर हो चुके थे। अब कहाँ जाओगे? वह सो गया होगा। पारो उदासी से बोली, मुझे जाना ही होगा। और मैंने उसके होंठ असीर कर लिए।
मत जाओ, वह करब से बोली, सवेरे चले जाना, कल आऊँगा पूरी रात के लिए। कल किसने देखी है, वो मचल कर बोली। ये बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती, तुमने न जाने क्या कर दिया है। पहले मैं ऐसी बातें नहीं करती थी। उसके पास से उठने को जी नहीं चाहता था, फिर भी मैं उठ गया और मुझे दरवाजे तक पहुंचने में और देर लग गई और वह मुझसे प्यूसत थी। रास्ते में हमने कई जगह क़ियाम किया, जैसे थके हुए मुसाफिर सबील पर ठहर जाते हैं, और मैं उसके होंठ पीता रहा, उसकी जुल्फ़ें, उसकी आंखें पीता रहा, और जिसमें पतंगे नाच रहे थे और शोर मचा हुआ था। दरवाजे पर उसके मकनातीस बदन से खुद को जुदा करना मेरे लिए मुश्किल हो गया, और उसके हुस्न जमाल का एहतराम मलहूज़ था। फिर उससे एक तकल्लुक वगर पैदा हो गया था, और इस इजलत में अपने हिजान से मैं उसे और ख़ुद को कम रुतबा करना नहीं चाहता था। सो मैंने उसके रुखसारों पर कई चिपत लगाए और वह गिरते गिरते बची और पर्दा पकड़कर एक तरफ झूल गई, और मैं उसकी इस हाल पर छोड़कर चला आया। मुलाकाती कमरे में धीमी धीमी रोशनी हो रही थी। वीनस की ख्वाबगाह का दरवाज़ा बंद था, और मैंने उसे हल्की दरब लगाई तो वह मुतकफ़ल नज़र आया। गोया तरन्नम अंदर वीनस चंद्र के साथ महू ख्वाब थी। मैंने सोचा कि वापस पारों की निशातगाह में चला जाऊं, क्योंकि उसे अब नींद आना महाल था। एहतियातन मैंने बराबर के कमरे में हल्की सी दस्तक दी। दस्तक के साथ ही दरवाज़ा खुल गया। रोशनी के दायरे की सूरत में एक तरफ उन दोनों के जगमगा रही थी और मेरी तवक्का के मुताबिक शतरंज खेल रहे थे। वीनस मुझ पर नाराज़ होने लगा और मैंने इतनी देर क्यों लगा दी। तरन्नम की आंखों के हीरे मेरे लिए दमक रहे थे और मुझे देखते ही खड़ी हो गई और उसने अदाब के लिए हाथ उठाया। उन्हें तुम्हारा शदीद इंतज़ार था, विनश ने शौकी से कहा। बार बार पूछती थी कि क्या वह ज़रूर आएंगे। आपने बाहर का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया और मैंने खफगी से कहा, यही ख्याल था कि तुम अब आए, और फिर हम तो जाग रहे थे। उनकी बातें इतनी दिलचस्प हैं कि सारी उम्र जागा जा सकता है, विनश ने वजाहत की और मुझे बड़ी नदामत हुई। प्रिंस खुद बहुत दिलकश बातें करते हैं, लेकिन आपने हमारे सब्र का खूब इम्तहान लिया, तरन्नम ने नफासत से कहा। मुझे अफसोस है, खासी देर हो गई, कहिए आप ठीक तो हैं। उसके होंठ कुछ कहने के लिए सिसकने लगे और उसकी बजाय विनश बोला, हमने फैसला किया है कि इन्हें जाने नहीं देंगे। इन्हें राजेपुर बहुत पसंद आ गया है। मेरी अदम मौजूदगी में तरन्नम ने विनश से ना जाने क्या क्या कहा होगा, मगर ये तनहा तो नहीं हैं, और इनके साथ जो दूसरे लोग हैं वो किस तरह मादा होंगे। तरन्नम कहती हैं कि अब ये यहीं रहना चाहती हैं। ये एक जज्बाती फ़ैसला है राजकुमार, हम नहीं जाएंगे। तो वो ना से बोली, ज़ाहिर है कि जिस शख्स से तुम्हारी मुलाकात हो गई हो उससे अपनी दुनिया का ख्याल कब रहेगा। विनश ने मैंने के लहजे में कहा, मगर राजकुमार आपको पसंद नहीं। तरन्नम करब से बोली, नहीं, मैं उलझ कर रह गया, लेकिन आप थक जाएंगी, हमें आजमा कर देखिएगा। तुम बड़े जालिम हो। विनश सताने पर तुला हुआ था। कोई इस कदर हसीन हो और इतना सरकश हो तो इनकार कैसे किया जा सकता है। आप शतरंज खेल रहे थे, मैं शायद मखल हुआ हूँ। चलिए बाजी चलिए। और मैंने उनके करीब बैठते हुए कहा, अरे आपके प्यादे सारे तो पिट गए हैं, हम तो मुसलसल हार रहे हैं। विनश हसरत से बोला, बाकी बाजी तुम संभालो और मुझे यकीन है कि तुम बाजी उलट दोगे। अपनी बाजी अब खुद ख़त्म कीजिए, हम नई शुरू करेंगे। अब नींद आ रही है, उसने अंगड़ाई लेते हुए कहा। आप कहीं नहीं जाएंगे तरन्नम, आप इन्हें रोकिए। हाँ प्रिंस, ठहर जाइए ना, वो तरन्नम से बोली। सच्चे दिल से कहिए। बिल्कुल सच्चे दिल से। और वो खज्जल हो गई। झूठ, हमारी शिफ्ट ख़त्म हो गई, अब हमें इजाज़त दीजिए, वो उठते हुए बोला। और मैंने उसका हाथ पकड़कर बिठाने का इरादा किया, लेकिन ऐसा नहीं कर सका। तुम जिस काम के लिए गए थे उसका क्या बना, उसने मुझसे पूछा। कोई ख़ास बात नहीं, मेजर रॉबर्ट ही गुफ्तगू का मौजू रहा, और आप ज़रा इसके मतलब सोचिए। सुना है कि वह बहुत जिंदा दिल शख्स है, मेजर रॉबर्ट। और वह जाते जाते ठहर गया और कुछ सोचते हुए बोला, क्या आप कोई अहम बात करना चाहते हैं। तरन्नम ने कहा, नहीं, मुझे ख्याल आया कि तरन्नम के सामने ये नाम लेने मुनासिब नहीं हैं, चुनाचा मैंने बात बनाई। सुना है कि वह बहुत अच्छा शख्स है, हमसे ख़ास इत्तफ़ाक़ बरतता है। विनश वहीं खड़ा होकर कुछ सोचता रहा। चलिए साहब, चलिए, मैंने शतरंज पर तवज्जो देते हुए कहा। विनश मेरे गरेज का मकसद समझ गया और खामोशी के साथ वहाँ से निकल गया। अब हम वहाँ तन्हा रह गए थे। पारों ने मेरी आंखों में सुर्ख डोरे डाल दिए। रात के 3 बज रहे थे। अब किसी की मुदाखलत का अंदेशा नहीं था। दिल्ली से आई हुई तरन्नम चूड़ीदार पजामे और ढीले कुर्ते में मेरे सामने बैठी हुई थी, और उसकी उम्र कम थी। ऐसे हंगामे खेज फैसले इसी उम्र में किए जाते हैं, और मैंने नज़र उठाकर उसे देखा
और उसकी चोटी शाने पर झूल रही थी और उसके चेहरे पर शर्म की सुर्खियाँ थी। वो अंगारे की मानद दहक रही थी और मैंने जानबूझकर अपना मोहरा गलत खाने में रख दिया और मुझे तंबीह करते हुए कहने लगी, आप हार जाएंगे। मैं आपसे हार ही गया हूँ और मैंने मोहरे एक हाथ से बखेर दिए। तरन्नम, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। ज़ाहे नसीब आप और हमें तनगोश हैं। तरन्नम, देखिए आप पछताएंगी, मान जाइए। आपने हमें देखा कब है, हमें मौका तो दीजिए। आपने इतनी जल्दी ये सब कुछ कैसे तय कर लिया? और मैंने तब जब से कहा, हम क्या करें, हमें खुद पता नहीं कि यह कैसे हो गया। और उसने अपना धानी दुपट्टा दुरुस्त करते हुए कहा, हमने आपसे कहा था कि हमारी तो सिर्फ एक ख्वाहिश है कि हमें अपने करीब रहने दीजिए। आप रेशम और तिलस्म की बनी हुई हैं, ये खारदार है, आपके बदन पर कांटे पड़ जाएंगे। ये फूल सा चेहरा यहाँ की खजाओं से मानद पड़ जाएगा। ये सुर्खी जर्दी में तब्दील हो जाएगी, ये गुदाज पत्थर का हो जाएगा। मगर जहाँ से हम आए हैं वो भी तो एक जहन्नम है। क्या आप हमें वापस कर देंगे, दोबारा जहन्नम में झोंक देंगे? हम तो अपने आप से किनारा कश हो गए हैं। वो मेरी हर बात रद्द करती गई और वो अजीब लड़की थी। यहाँ भी आपकी हैसियत मुख्तलिफ नहीं होगी। आखिर मैंने एक जारहाना बात कही, यहाँ हमारी हैसियत कुछ भी हो, लेकिन आप तो करीब रहेंगे। मेरा क्या है, मैं तो यहाँ एक मुलाजम हूँ। मुलाजमों की वफ़ादारियाँ आए दिन बदलती रहती हैं। मुमकिन है किसी दिन यहाँ से मेरा दाना पानी भी उठ जाए, तो फिर हम भी अपना दाना पानी हराम कर लेंगे। सोच लीजिए, फिर हमसे शिकायत ना कीजिएगा, हमारी ज़ुबान कथा कर दीजिएगा। वो अज़म से बोली, ओहो, और मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने उसके गले में पड़ा हुआ दुपट्टा खींच लिया। वो दुपट्टे के साथ खींचती हुई मेरी आगोश में तराजू हो गई। आप बहुत ज़िद्दी हैं। मेरे हाथ पागल हो गए थे और उनमें सख्ती, तिरछी और तुंदी थी और मैंने वहशत में उसे उठा लिया। उसका वज़न पारों के वज़न से कुछ ज़्यादा था। आप तो हमें आज ही ख़त्म कर देंगे। और उसने अपनी आवाज़ का शहद टपकाया, ये शहद कहीं गिर ना जाए। और मैंने उसके खौफ से अपनी लब उसके लबों से मिस कर दिए। मैंने शराब की सुराही मुंह से लगाई थी और उसके बदन का पैमाना छलक रहा था और मैंने अपने होशो हवास में डुबो दिया। मुझे याद है कि मुर्गान सैर की अवलीन बांग पर मेरी आंख लगी थी और वह मेरे जिस्म की मैसहरी पर गहरी गहरी सांस ले रही थी और गुनगुना रही थी, जैसे मीना और बुलबुल चहचहाए। और वो मुझे अपना साथ सुनाती रही। अपने हुस्न की मुनासबत से उसने गला भी क़यामत पाया था। जब मेरी आंख खुली तो कमरे में हर तरफ उजाला हो गया था। रात को जलने वाली रोशनियां नज़र नहीं आ रही थीं। मेरे सर के नीचे एक तकिया रखा हुआ था और उसकी शाल मेरे जिस्म पर पड़ी थी। मैंने जल्दी से पिस्तौल देखा और वो भी जेब में सो रहा था। न जाने वो कब गई। सुबह कोई 10 बजे के करीब विनेश ने आकर मुझे जगाया और उसके से नज़रें मिलाते हुए मुझे झटक हुई। मैं सीधा बाथरूम में घुस गया। बाथरूम का दरवाज़ा खटकाने की आवाज़ पर मुझे हैरत हुई। मोहन, विनेश कह रहा था कि ये शेव का सामान भी ले लो। और मैं दरवाजे की आड़ से हाथ बढ़ाया और उसने मेरे हाथ में बहुत सी चीज़ें रख दी। दरवाज़ा बंद करके मैं सर पर हाथ रख के टब में दराज हो गया। विनेश ने इतना पानी डाला था कि अब पानी की ज़रूरत नहीं रही थी। गुस्ल के बाद मैं ताज़ा दम होकर निकला तो विनेश चंद्र मुलाकाती कमरे पर मेरे इंतज़ार कर रहा था। कोई आ जाएगा। वो हंस पड़ा, तुम लड़कियों की तरह कह रहे हो। और मैंने सेक्रेटरी से कह दिया है कि वो इजाज़त के बगैर किसी को अंदर ना आने दें। और आज मेरा हाथ कुछ ज़्यादा सेहतमंद है और मैंने भून के मामलात में बाकायदा सरगर्म रहने का इरादा कर लिया है। ये आज सुबह आपको ख्याल कैसे आ गया? और मैंने हैरत से पूछा। मोहन, शायद तुमसे एहसास कमतरी में मुब्तला हो गया था। मैंने सोचा कि मैं सिर्फ देखता और सुनता हूँ और उसके बरक्स तुम सुबह शाम मेरे लिए मसरूफ़ रहते हो। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? मैं आपकी ताकत, आपकी आंखें और आपका। और मैंने जोश से कहा, चाय पियो। और उसने एक प्याली बनाकर मुझे दी। रात तुम रॉबर्ट के तहकीक कर रहे थे और मुझे वह शख्स कभी पसंद नहीं आया। और मैंने मेजर रॉबर्ट और उसके साथियों के मतलब वह सारी बातें उसे बता दी जो मुझे पारो नहीं बताई थी। वो तवज्जो से सुनता रहा। और फिर तुम्हारा क्या ख्याल है? वो कुछ सोचते हुए बोला। हमें उसे खुद से दूर नहीं रखना चाहिए। यकीनन वह हमारे करीब आना पसंद करेगा, मगर क्या हम जगदीप की तरह औरतों और शराबों का मुकाबला करेंगे? हम अपने भून की औरतों को उसे मुतारफ़ कराएंगे। वो कबीदगी से बोला। यहाँ की बहुत सी औरतें पहले ही उससे मुतारफ़ हैं और हम उसके अलावा बहुत सी दूसरी तरीक़ों से उसे करीब कर सकते हैं। वो तो हिंदुस्तान की रियासतों के राजों महाराजों के हाँ घुसने के लिए तड़पते रहते हैं। कर्नल हार्डिंग एक संजीदा शख्स मालूम होता है।
मगर रॉबर्ट को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सुना है कि आपके भाई जहानी महेश चंद्र की उससे गहरी दोस्ती थी। महेश चंद्र और वो नागवारी से बोला। वो बह गया था, फिर भी उसे एक शब खाने और नाच पर बुलाने में क्या हर्ज है। तरन्नम भी मौजूद है और अपनी आवाज़ से ज़ख्मी कर देगी। मगर तरन्नम वो बरहमी से बोला वो तवाफ़ नहीं रहना चाहती। रात उसने मुझसे बहुत तवील गुफ्तगू की है और वो एक अच्छी लड़की बनना चाहती है। तरन्नम नहीं होगी तो उसकी जगह कोई और होगा। तरन्नम रागों और साज़ों से वाकिफ़ है। हम उसे मेजर रॉबर्ट के स्पुर्द नहीं कर रहे, लेकिन अगर मैं खुद कोई फ़न जानता तो क्या आप अपने मेहमान को से महफूज ना करता। तुम्हारी मर्ज़ी, और मैं आज इसे फ़ोन किए देता हूँ। वो ज़िद होकर बोला। क्या महाराजा ने अपने यहाँ राग रंग की महफल नहीं सजाई थी? रियासतों में ये एक आम बात है। मैं कोई और बात नहीं कह रहा हूँ। मेरा मकसद मेजर रॉबर्ट को सिर्फ मुतज़लज़ल करना है। हमारी बका, इज़्ज़त और आबरू अंग्रेज़ों की खुशनुदी में मुज़मर है। फिर विनश ने मुझे ये बताकर चौंका दिया कि आज सुबह रीता ने प्रोफेसर ज़ाहदी के लिए फ़ोन किया था। ऑपरेटर ने उसे जवाब दिया कि यहाँ इस नाम का कोई शख्स मेहमान नहीं है। उसने कहा कि वो विनश चंद्र का ख़ास मेहमान है। जब रीता ने अपना नाम बताया तो ऑपरेटर ने विनश से फ़ोन मिला दिया और विनश को यह बहाना बनाना पड़ा कि वह सुबह से रियासत की पहाड़ियों में सैर के लिए गया हुआ है। मैं कब तक ये कहता रहूँगा? वो चिड़चिड़ेपन से बोला। लाइए मुझे फ़ोन दीजिए। उसने फ़ोन उठाकर मेरे हवाले कर दिया। तुम क्या करना चाहते हो? मैंने कर्नल का खसूसी नंबर मिलाया। फ़ोन कर्नल नहीं उठाया। हेलो, और उसने अपनी भारी आवाज़ में कहा, मैं प्रोफेसर ज़ाहदी हूँ। कर्नल, आपका मिजाज कैसा है? आप कैसे हैं प्रोफेसर? कर्नल के लहजे में गर्मजोशी थी। आपके पास आने को दिल चाह रहा था। उधर मैं संजीदगी से ये सोच रहा हूँ कि दाढ़ी मूँछें मंडवा दूँ। आप बहुत एतराज़ करते हैं। उसने कहकर लगाया। देखिए, आखिर आप राह रास्त पर आ गए, लेकिन ये अभी खुद को आमादा करने का मरहला है। राजा कुमार विनय चंद्र का क्या हाल है? वो सोच रहे थे कि वैसे तो आप उधर आते नहीं, अब आपको बुलाने के लिए कोई बड़ा हंगामा किया जाएगा। मुझे उनके पास आना था, मगर आपके मिलने का यकीन नहीं था। मैं तो खुद आपसे मुलाकात करने आ जाऊंगा। दाढ़ी के बगैर आएंगे या? और मैंने उसकी बात पूरी कर दी। ये तो मौसम पर मुनहसर है। बहरहाल इस रूप बहरूप से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने दोस्ती का अहद किया है और उसे हर रूप में निभाएंगे, हर लिबास में बिठाएंगे। मैं आपकी कदर करता हूँ प्रोफेसर। क्या आपने किसी खास काम से फ़ोन किया है? नहीं, यूँ नहीं, इस वक्त तनहा बैठा था, आप याद आ गए तो फिर इधर आइए ना। नहीं, मैं 2-4 रोज़ के लिए राजेपुर से बाहर जा रहा हूँ। वापसी पर फ़ोन करके आऊँगा। रीता कहाँ है? और मैंने ज़रा उनसे बात करना चाहता हूँ। एक लम्हा ठहरिए। चंद लम्हों के बाद फ़ोन पर रीता की मुस्तरब आवाज़ आई और वह तेज़ अंग्रेज़ी में बोल रही थी। प्रोफेसर, अब कहाँ हैं? मैंने सुबह आपको फ़ोन किया था। मैंने अपना पुराना जुमला दोहरा दिया। आई डू नॉट टू इंग्लिश डियर। ओ सॉरी। और वह माजरत करने लगी। आई गो आउट फ्राम राजेपुर 3-4 डेज़। आप कब आएंगे? और उसने अंग्रेज़ी में पूछा। मैंने तकरार की। कम बैक 4 डेज़। रंग मी हेयर। आई रिंग यू ऑफर्स कम बैक। और मैंने अंग्रेज़ी के लफ्ज़ तोड़ने की अमकानी कोशिश की। श्योर, और मैं आपको याद कर रही थी। आई नो माई सेल्फ टू। और मैं आपको आज देखने आ रही हूँ। और मैंने ख्वाब देखा था कि आपके साथ दूर पहाड़ों में चली गई हूँ। फिर वो कहने लगी, आप कुछ समझे? सुम अंडरस्टैंड दी। वो इसी तरह बेताबाना बोलती रही और मैं टूटे फूटे जवाबात देता रहा। शायद कर्नल उसके सामने नहीं बैठा था। वो फ़ोन बंद करने पर आमादा नज़र नहीं आ रही थी। विनश मुहैयत से मुझे देख रहा था और उसके लबों पर मैंने खेज मुस्कुराहट छाई हुई थी। मैंने बड़ी मुश्किल से रीता को खुदा हाफिज़ कहा और रिसीवर केडल पर रख दिया। आप अपनी अंग्रेज़ी क्यों ख़राब कर रहे हैं? विनश ने तीखेपन से कहा। मिस्टर मोहनदास, प्लीज़ हम पर रहम कीजिए। आप कैसी बोलता? जैसी आती है वैसी बोलता। आप तो मजाक उड़ाने लगे और मैंने उसे बहलाते हुए कहा, आप हमें क्यों उड़ा रहे हैं? सारी बातें आपने समझ ली। क्या शायरी है? वो मेरे कान पकड़ते हुए बोला। बहरहाल हमें बहुत खुशी है। किस बात की? और मैंने सादगी से पूछा। आपको हमसे दोस्ती का दावा भी है जनाब, और आपने अपने चेहरे पर नकाब भी डाल रखी है। ये कैसी कुर्बत, कैसी दूरी है? मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? शायद मुझसे कोई गलती हो गई। आप नहीं समझेंगे, छोड़िए, जाने दीजिए। बताइए, और मैंने कैसी गुफ्तगू की? अब तो आप मुतमिन हैं। और ये आप मुझे आप क्या कह रहे हैं? मैंने नाराज़गी से कहा। अब हम आपको आप ही कहेंगे।
क्यों और फिर मैं आपको हजूर सरकार कहा करूँगा। तुम अजीब चीज़ हो। और वह सर थाम कर उसे झटके देते हुए बोला। मैं कहना चाहता था कि विनेश बाबू बस कीजिए, जो पर्दा रह गया है उसे रहने दीजिए, वरना आपको तकलीफ़ होगी। मुमकिन था कि मैं उसी लम्हे सब कुछ बता देता कि मैं एक मफरूज शख्स हूँ, मगर क्या मैं उसे ये भी बता देता कि मेरा नाम मीर जमशेद आलम है। फ़ोन की घंटी ने दोबारा वह जज्बाती लम्हा मुलतवी कर दिया। सेक्रेटरी ने उसे इतला दी कि राजेपुर के रईस सर गोपीनाथ अपने ख़ानदान के हमरा तशरीफ़ ला रहे हैं। विनेश चंद्र ने मुझे दरवाज़ा खोलने के लिए इशारा किया। सर गोपीनाथ को मैंने पहले भी 1-2 बार देखा था। उसकी बीवी, 2 जवान बेटियां और एक बेटा भी उसके साथ था, और मैं वहां से हटकर एक कोने में खड़ा हो गया। फिर मुझे वो जगह भी बदलनी पड़ी, क्योंकि मैंने देख लिया था कि सर गोपीनाथ की दोनों लड़कियां मेरी तरफ देखकर कुछ सरगोशियाँ कर रही हैं और शर्मा रही हैं। राहदारी में आकर मैंने सेक्रेटरी से कहकर दूसरे मुलाजमों को चौकस किया और अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। घर जहाँ डाली रहती थी, जहाँ प्यारा सा गुड्डा था, उसे कुछ खबर नहीं थी कि ज़माने में क्या हो रहा है, इंसान कितने मुश्किल में है। काश सब बच्चे ही हुआ करते, बच्चे जो सबसे ज़्यादा बालग और बाशऊर होते हैं, जहाँ इंसान के नाम नहाद शऊर और बलोग की मंजिल शुरू हुई और वहीं से फितनों का आगाज़ हो गया। मैंने फिर एक रात डाली को तनहा रहने दिया था और वह अब इसकी आदी हो गई थी। फिर भी उसे नींद देर में आई होगी। आधी रात तक वह जलती रही होगी। मेरा बस चलता तो मैं उसे भून के किसी शानदार कमरे में सजा बना कर रखता, और वह जब भी सुथरा लिबास पहन लेती आफत हो जाती थी। गुड्डा मेरे पेट पर खेलता और कहके लगाता रहा और मैं उसके सुर्ख रुखसार चूमता रहा। डाली से तलकात ख़राब थे, बातचीत बंद थी। 2 बजे तक मैं वहीं रहा। बहुत से चेहरे मेरी नज़रों में घूमते रहे और बहुत से ख्याल दिमाग की नालियों में आवारा फिरते रहे। मेजर रॉबर्ट, प्रीत और उसकी बहनें भून के वह सारे बाशिंदे जो विनेश को नापसंद करते थे, सोतीले बहन भाई, पुराने अनाद, हसद, कीने, नफ़रतें, हम नहीं तो तुम भी नहीं। अभी हालात का रुख मुतय्यन नहीं हुआ था। ना पारा ने वाज़ेह तौर पर कुछ बताया था जगदेव के दिमाग का खन्नास निकला या नहीं। गुंडों का जो फ़ोन बीना रानी की मौत के दिन मुझे मसूल हुआ था और उसे मैंने बाजार बुला दिया था, लेकिन वह सारी गालियाँ मुझे अजबर थीं। पुलिस का वो बंद कमरा मेरे ज़हन पर मुस्तम हो चुका था, जहाँ हंटर लगते रहते हैं, और जिस शख्स ने पुलिस में मेरा नाम लिया था वो शख्स बल्काश खास अब भी ज़िंदा थे। विनेश चंद्र और मेरी शनासाई का रुसवाई लम्हा बे लम्हा बढ़ रही थी, और वह बार बार यही कहता था कि अब भून की सारी आबादी जमा करके यह ऐलान कर दिया जाए कि मैं उसका मुकर्रब ख़ास हूँ। मेरा हुक्म तमाम मुलाजमों पर अफजल है और मेरा ओहदा एकदम बढ़ा दिया गया है। वो कहता था कि लोग जब उसके सामने मेरी तौहीन करते हैं और मुझे ज़लील लफ्ज़ों से मुखातब करते हैं तो उनका मुंह नोच लेने को उसका जी चाहता है। और मैंने उसे कहा कि वो मेरे दुश्मन क्यों बढ़ा रहा है। अभी जो एक तज़ब्ज़ब की कैफियत है वो उसे साफ़ करने की फ़िक्र में क्यों है। अब एक दीवार, एक हिजाब दरमियान में है और यह हिजाब ख़त्म हो जाएगा तो और परेशानियां पैदा हो जाएंगी। फिर मैं कलांचे नहीं भर सकूंगा और मेरे पैरों में जंजीरें पड़ जाएंगी। 3 बजे डाली से मैंने उचड़ते उचड़ते कहा कि वह पारो रानी को जाकर मतला करे कि मोहन तैयार है। पारो के नाम पर डाली ने मुझे मैनी खेर नज़रों से देखा और तंग कर बोली, तेरा नाम जनानियों में खूब उछल रहा है, चल चल काम कर, बकवास न बंद कर। और मैंने उसे डांटते हुए कहा। वो बड़बड़ाती हुई चली गई। वापस आई तो उसका मज़ार ज़रा संभला हुआ था। उसने बताया कि पारो ने पहली बार उसे तवज्जो से बात की है, वरना उसका पारा हमेशा चढ़ा रहता था। वो मुलाजमों को घास नहीं डालती थी। डाली ने मुझे सोने के वो कंगन भी दिखाए जो उसे पारो ने दिए थे। और क्या पूछ रही थी? मैंने तजस्सुस से दराफत किया। पूछ रही थी कि मोहन तेरा कौन होता है। तूने क्या जवाब दिया? मैंने कहा कि मोहन मेरा कुछ नहीं होता और वह सब कुछ होता है, और मैंने बढ़कर उसे गले से लगा लिया। डाली फड़फड़ाती हुई मेरे पिंजरे से निकल गई और मुझसे दूर रह, और उसने चिमटा उठाकर कहा, अच्छा ये तो बता दे उसने क्या जवाब दिया। वो भून के बाहर तेरा इंतज़ार कर रही होगी। वो बहुत खूबसूरत है और कुछ दिन उसकी सैर कर ले शेरू। पागल हो गई है। और मैंने चुपके से उसे करीब जाकर गुदगुदी कर दी। वो चीखने और काटने लगी। मैं गिरता पड़ता भाग निकला। पारो की गाड़ी अभी अंदर ही खड़ी थी और मैं सदर दरवाजे पर 3-4 रस्मी जुमले अदा करता हुआ बाहर 4 दीवारी के साथ साथ चलने लगा। जल्द ही दूर से पारो की गाड़ी आती हुई दिखाई दी और मैं सड़क पर आ गया। उसने मुझे बैठा लिया और ये महज एहतियात का इक़दाम था कि वह मुझे भून में अभी पिछली गाड़ी में बिठा सकती थी।
क्योंकि उसने तो मुझे अपने दिल में बिठा लिया था। मैं पिछली नशस्त पर बैठा हुआ था और उसने चेहरे पर एक रुमाल बांध रखा था। बिल्कुल अंग्रेज़ की बच्ची मालूम हो रही थी और वो गाड़ी के तेज़ रफ्तारी से एक ऐसी सड़क पर ले गई जहां आमदोरफ़त मनकूद थी। गाड़ी चलाते हुए मुझसे बहुत अच्छी लग रही थी। ना जाने मेरे दिल में क्या आई और मैंने पिस्तौल उसकी गर्दन पर रखकर उसे हुक्म दिया, गाड़ी रोको। उसने तेज़ ब्रेक लगाए और दूर तक गाड़ी की चीखें गूंज पड़ी। गाड़ी रोककर उसने तअज्जुब से मुझे देखा और न दूर नज़दीक कोई नहीं था और मैंने उसका रुमाल हटाकर उसके ताबां रुखसारों के बोसे लिए और कहा, चलो, ये क्या बदतमीज़ी है और तुम इतनी अच्छी क्यों लग रही हो। ओह, और वो गुस्से से लाल हो गई और गाड़ी पहाड़ों से गुजारती हुई एक वादी में ले आई। ये एक बड़ा मैदान था, चारों तरफ सरसब्ज़ पहाड़ थे। उसके हुक्म पर मैं अगली नशस्त पर बैठ गया और उसने संजीदगी से मुझे गाड़ी के एक एक पुर्जे के मुतल्लिक़ बताया। ये स्टीयरिंग है, ये गियर, ये क्लच, ये ब्रेक, ये सुई पेट्रोल और ये सुई फासला और ये सुई हरारत बताती है, कौन से पुर्जे का क्या वजीफ़ा है। और फिर उसने मुझे अपने पैरों की तरफ देखने की हिदायत की और मुझे बगौर उनकी हरकत देखने का हुक्म दिया और मैं उसके तमाम अहकामात की तामील एक सआदतमंद शागिर्द की तरह करता रहा और उससे मकतब के बच्चे की तरह सवाल करता रहा। फिर उसने मुझे स्टीयरिंग की नशस्त पर बिठा दिया और ख़ुद मेरे बराबर बैठ गई, इतने करीब कि उसके बदन के गुदाद मुझ पर नशा तारी करने लगे। स्टीयरिंग पर अव्वल मेरे हाथ लड़ते रहे। गाड़ी ने जैसे शराब पी ली हो और इधर उधर डोल रही थी। पारो बार हुक्म देती, एक्सीलेटर से पैर हटाओ, क्लच छोड़ो, क्लच दबाओ, गियर बदलो, ब्रेक लगाओ। और उसका चेहरा मेरे चेहरे से नज़दीक था। मेरी बाईं तरफ मुझसे चिपकी हुई थी और उसके बदन की रगड़ से जिससे में चिंगारियाँ उठ रही थीं। मैं कभी सामने देखता और कभी उसे देखता था। आखिर वो थक गई और तुम मेरी तरफ क्या देखते हो। सामने क्या देखूं और तुमने होश जो खता कर दिए हैं। इस वक्त तुम एक तालिब इल्म हो, समझे, वो डांट कर बोली। और मैंने एक अच्छा तालिम बनने की बहुत कोशिश की। फिर मैं एक जगह ठहर गया। क्यों रुक गए? पहले मैं तुम्हें देख लूँ। और फिर मैंने उसे गोश में भींच लिया। तुम संजीदा नहीं हो, चलो वापस चलते हैं। और वह तड़पती हुई बोली। 2 घंटे की जद्दोजहद के बाद मुझे स्टीयरिंग पर कुछ काबू आ गया और मेरे हाथों से गाड़ी चली, बहकी, उछली, डगमगाई, लेकिन मैंने पारों की तरास पर कब्जा हासिल कर लिया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, तीसरे दिन मैं उसे लेकर हवा में उड़ रहा था। पारो टिकटिकी बांधे मुझे देखा करती थी। उसे डर था कि मैं गाड़ी कहीं टकरा दूंगा। स्टीयरिंग पर बैठकर आदमी बिल्कुल बदल जाता है और उसका चेहरा गंभीर हो जाता है, जैसे वो कोई बड़ा काम सर अंजाम दे रहा हो। गाड़ी चला रहा है, ऐसा महसूस होता था जैसे उसके पैरों की बजाय 4 पहिए निकल आए हों और वो सबको पीछे छोड़ता हुआ बढ़ा जा रहा है। स्टीयरिंग के गोल पहिए पर दुनिया का गुमान होता है, गोया दुनिया हाथ में आ गई है। कुछ फतेहमंदी का एहसास होता है। एक सरशारी चेहरे को नई नई शक्लें देने को जी चाहता मचलता है। आंखें तेज सोचते हुए, कभी तनतना और कभी लाउबालीपन। गाड़ी पर बैठकर आदमी दुगना हो जाता है। राजेपुर में दूर दूर तक निकल गया और पारो मेरे पहलू से चिपकी मुझे डराती समझाती और डराती रही। इन 3 दिनों में मैं राजेपुर में बज़ाहिर खामोशी तारी रही, मगर वीनश और मैं पूरी तरह मसरूफ़ रहे। सहपहर को मैं पारो के साथ निकल जाता और शाम ढले वापस आता। एक दिन महाराजा और कमल भी मेरी अदम मौजूदगी में आए और कमल ने वीनश से प्रोफेसर ज़ाहदी के बारे में इस्तफसार किया और उसने ये नहीं बताया कि प्रोफेसर की एक झलक उसने राजेपुर के चौक में देखी थी। गुज़श्ता रात वीनस ने मेजर रॉबर्ट को मदऊ करके एक खसूसी नशस्त का एहतमाम किया था। मैं बेवजूद उसके सामने नहीं आया। वीनस के बयान के मुताबिक तरन्नुम ने अपने गले का जादू जगाकर रॉबर्ट को दीवाना कर दिया। उसने वीनस चंदर से इशारतन कहा कि वह तरन्नुम को छावनी में मदऊ करना चाहता है। वीनस ने किसी मुनासिब मौका का बहाना करके उसका शौक़ और फजू कर दिया था। खुद मैं दरवाजे के ओट में खड़ा तरन्नुम का रस और रंग सुन रहा था। जब साज़ों के साथ उसकी आवाज़ मिली तो बात ही कुछ और हो गई। मेजर रॉबर्ट ही क्या, मेरा भी जी चाहता था कि अंदर जाकर उसे इतना प्यार करूं कि वो लहूलुहान हो जाए। हम भूल में हर शख्स पर नज़र रखे हुए थे। कौन कहाँ जाता है, कहाँ खिचड़ी पक रही है। प्रीत ने बाहर जाना शुरू कर दिया था और ये खामोशी किसी तूफ़ान का पेश खैमा नज़र आने लगी थी। मैंने इसरार करके पारो को कई बार जगदीप के यहाँ अरसा किया था और उसने बताया कि वहाँ से मेजर रॉबर्ट और उसके साथी भी नज़र आए। चुनाचा मुझे पारो को एक रात छावनी के ख़ास क्लब में भेजना पड़ा। मुझे अंदाज़ा था कि छावनी के इलाके में पारो से ज़्यादा असर सूख किसी शख्स का नहीं है
वो एक बिजली थी जो अंग्रेज़ों के अक्लो होश पर गिर जाती। पारो ने इस दरमियान मुझे बहुत सी बातें बताईं और मेजर रॉबर्ट से ख़ास ताल्लुक़ का इशारा भी किया। इसी बुनियाद पर मैंने पारो के साथ ज़्यादा वक़्त सिर्फ किया और मैं उसे खरीदता, तपाता और परेशान करता रहा। चौथे दिन मैं और पारो उसी वादी में बैठे हुए थे जहां मैं ड्राइविंग की मशक करता था। अचानक हमने एक घरर घरर की करती हुई आवाज़ अपने करीब महसूस की। हम गाड़ी से उतरकर दरख्तों के एक झुंड में छुप गए और हमने सांसें रोक लीं। गाड़ी छुपाई नहीं जा सकती थी। दूसरी गाड़ी मुक्त सिर मैदानी इलाके में दाखिल हुई तो मैंने पत्तों की आड़ से देखा वो मेजर रॉबर्ट था और उसके साथ परी थी और वो दोनों गाड़ी से उतरे। हमारी गाड़ी दूर एक गोशे में खड़ी थी। शायद उस पर उसकी नज़रें जा पहुंची और दोनों ने एक दूसरे को देखा और लम्हों में दोबारा गाड़ी में बैठकर वहां से रवाना हो गए। मुझे खुद पर बेहद गुस्सा आया कि मैंने प्रीत को बीना रानी का सोग मनाने के लिए बाकायदा मोहलत क्यों दी और वो चंबेली की शाख इस गोरे के साथ थी। जब वो चले गए तो हम झुंड से बाहर निकल आए। पारो ने मुस्कुराकर पूछा, तुम बहुत हैरतज़दा हो। हाँ, यह खासा दिलकश मंजर था। मेरी आवाज़ में तलखी थी। ये एक आम बात है। रॉबर्ट राजेपुर के ऐसे बहुत से संसान गोशों से वाकिफ़ है। आज तुमने खुद देख लिया। अब क्या ख्याल है? आह विनस चंद्र, मुझे वह तमाम भाइयों में सबसे ज़्यादा पसंद है, पारो तनस से बोली। मैं गाड़ी भगाता हुआ बस्ती तक ले आया। बस्ती के हदूद में दाखिल होकर मैंने स्टीयरिंग पारो के हवाले कर दिया और खुद पिछली नशस्त पर बैठ गया। तुम तो कहती थी कि तुम्हारा मेजर रॉबर्ट से ख़ास ताल्लुक़ है।